नमस्कार विद्यार्थियों, प्रिय विद्यार्थियों, श्री करनी एकेडमी एंड एजुटेक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, हम कक्षा 10 के आरबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज काल नामक प्रकरण की शुरुआत करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले बात हुई थी कारक, काल और वाच्य से एक प्रश्न पूछा जाता है 3 नंबर का। एक वाक्य दिया जाता है और पूछा जाता है कि रेखांकित या निहित वाक्य में कारक, काल, वाच्य लिखिए कि इसमें कौन से कारक का प्रयोग हुआ है, कौन से काल का प्रयोग हुआ है और कौन से वाच्य का प्रयोग। ये तीनों ही बातें बतानी होती हैं और 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो आज कल हमने यानी कि इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो था कारक नामक प्रकरण। कारक के अंतर्गत हमने कारक की परिभाषा, उसके भेद, विभक्ति चिन्ह सहित पढ़े थे। आज नए प्रकरण की शुरुआत करते हैं। प्रकरण का नाम है काल। काल प्रकरण क्या है, काल किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं और किस प्रकार प्रश्न किए जाते हैं, इन सभी के बारे में अपन विस्तार से बातचीत करते हैं। देखिए, काल का सामान्य अर्थ होता है समय, ठीक ना। यानी कि जो शब्द किसी क्रिया के होने के समय तथा उसकी पूर्ण अवस्था का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, काल कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब जो क्रिया होती है, जो काल है वो क्रिया के ऊपर निर्भर है, क्रिया के होने वाले समय के बारे में कि क्रिया कब संपन्न हुई या कब संपन्न होगी या संपन्न अभी हो रही है या नहीं। ये समय बताने वाले शब्द को ही क्या कहा जाता है, काल कहा जाता है। तो काल का सामान्य अर्थ ही समय है और शुद्ध परिभाषा क्या हो गई, जो शब्द किसी क्रिया के होने के समय तथा उसकी पूर्ण अवस्था यानी कब पूर्ण हुई या फिर कब पूर्ण होगी उसकी अवस्था का बोध कराते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है, काल के नाम से जाना जाता है। तो ये इसकी सामान्य क्या है, परिभाषा। फिर बात करते हैं काल के भेद या प्रकार की। प्रिय विद्यार्थियों, काल के मुख्यतः 3 भेद माने जाते हैं। कितने भेद हैं, 3 भेद। पहला है भूतकाल। भूतकाल का मतलब होता है बीता हुआ समय। बीता हुआ समय, जो समय बीत चुका है उसे किस नाम से जाना जाता है, भूतकाल का नाम से जाना जाता है। भूत यानी बीता हुआ, काल यानी समय। दूसरा भेद है वर्तमान समय, जो समय जारी है, अभी चल रहा है ना, जो समय अभी चल रहा है या जो समय अभी जारी है वो किसके अंतर्गत आता है, वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। और आने वाले समय को, तीसरा प्रकार हम पढ़ रहे हैं आने वाला समय। आने वाला जो समय है उसको किस नाम से जाना जाता है, भविष्यत काल के नाम से जाना जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, काल के 3 भेद माने गए हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल यानी बीता हुआ समय, वर्तमान काल जो अभी चल रहा है यानी वर्तमान में जारी है, और भविष्यत काल यानी आने वाले समय। तीनों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। पहले अपन लेते हैं भूतकाल। देखिए, भूत शब्द का सामान्य अर्थ होता है बीता हुआ। भूत शब्द का सामान्य अर्थ क्या हुआ, बीता हुआ। अर्थात परिभाषा क्या हुई, वाक्य में जिस रूप से उसके बीते हुए समय में क्रिया के समाप्त होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। अर्थात क्रिया कब संपन्न हुई, बीते हुए समय में, कार्य पूर्ण हो चुका है, बीते हुए समय में क्रिया समाप्त हो चुकी है, वहाँ पर हमेशा भूतकाल रहता है। तो भूत का सामान्य अर्थ बीता हुआ समय, और जिस क्रिया की जिस रूप से यह पता चले कि बीते हुए समय में क्रिया संपन्न हो चुकी है, ठीक ना। तो बीते हुए समय का जो काल हमें निर्धारित करना पड़ता है उस काल का क्या नाम होता है, भूतकाल होता है। जैसे श्याम ने पुस्तक पढ़ी, उदाहरण देखिए, मैंने लिखा श्याम ने पुस्तक पढ़ी। बताइए, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ने का कार्य हो चुका या नहीं, हो चुका है, क्रिया संपन्न हो चुकी है बीते हुए समय में है। पिताजी कल जयपुर गए थे। उदाहरण देखिए, पिताजी कल जयपुर गए थे। अब देखिए, गए थे यानी कि क्रिया क्या हो गई है, संपन्न। बीते हुए समय में क्रिया क्या हो गई है, संपन्न।
तो वाक्य में जिस रूप से ये पता चले कि बीते हुए समय में क्रिया समाप्त हो गई है, उसे कौन सा काल कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। अब बात करते हैं भूतकाल के उपभेदों की, कि भूतकाल को पुनः कितने उपभेदों में बांटा गया। प्रिय विद्यार्थियों, भूतकाल को 6 उपभेदों में बांटा गया है, यानी इसको पुनः 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? देखिए, सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा है संदिग्ध भूतकाल, पांचवा है अपूर्ण भूतकाल और छठा भाग है इसका हेतु मद भूतकाल। ये 6 उपभेद किसके माने गए हैं? भूतकाल के माने गए हैं। तो इन 6 को अपन विस्तार से लेते हैं कि सामान्य भूतकाल क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके उदाहरण क्या है। तो पहला अपन प्रकरण लेते हैं भूतकाल के अंतर उपभेदों के अंतर्गत सामान्य भूतकाल। परिभाषा देखिए सामान्य भूतकाल की। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में उसके समाप्त होने का पता चलता हो, किंतु यह पता नहीं चलता है कि क्रिया के समाप्त हुए थोड़ी देर हुई है या अधिक, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। अब देखो, नाम ही भूतकाल है तो क्रिया तो बीते हुए समय में समाप्त होगी, तो ये तो मालूम पड़ता है क्रिया के रूप से कि क्रिया है ना, वो बीते हुए समय में क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। परंतु कब हुई? अभी थोड़ी देर पहले ही हुई है या समाप्त हुए बहुत अधिक समय हो गया है, ये मालूम नहीं पड़ते। ये निर्धारण करना हमारे लिए क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। सामान्य भूतकाल में क्या होता है कि क्रिया कब संपन्न हुई? बीते हुए समय में, ये तो पता चलता है, परंतु ये पता नहीं चलता हुआ है कि क्रिया के समाप्त हुए कितना समय हुआ है, अभी थोड़े समय पहले ही हुई है या अधिक समय पहले। जब ये ज्ञात करना संभव नहीं होता है, वहाँ पर कौन सा काल होता है? सामान्य भूतकाल रहता है। उदाहरण देखिए, रमेश ने पत्र लिखा। रमेश ने पत्र लिखा। अब कब लिखा? अभी लिखा है, 1 दिन पहले लिखा है, 10 दिन पहले लिखा है, 1 महीने पहले लिखा है, कोई मालूम नहीं पड़ रहा है। ये वाक्य किसके अंतर्गत आ जाएगा? सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आएगा। अविदास ने गीत गाया। कब गाया? कोई समय के बारे में है, तो भूतकाल, क्रिया हो गई है, परंतु उस क्रिया को समाप्त हुए कितनी देर हुई है, थोड़ी देर या अधिक, इसके बारे में इसमें मालूम करना मुश्किल है, इसलिए इसका नाम क्या है? सामान्य भूतकाल। तीसरा उदाहरण देखिए, मैं उसे भूल चुका। अब कब भूल चुके, इसके बारे में नहीं दे रखा है। तो सामान्य भूतकाल में क्या होता है? क्रिया तो समाप्त होती है, परंतु कब होती है उसकी जानकारी हमारे पास नहीं होती है। ऐसे वाक्य किसके अंतर्गत गिने जाते हैं? सामान्य भूतकाल के अंतर्गत गिने जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत क्रिया समाप्त होती है, परंतु समाप्त होने का समय नहीं दे रखा है तो भूतकाल ही, परंतु कितनी देर हुई है उसके बारे में बताया नहीं जाता है। तो ये पहला इसका उपभेद है, सामान्य भूतकाल। दूसरा भेद देखिए इसका, आसन्न भूतकाल। प्रिय विद्यार्थियों, पहले तो 2 शब्दों की जानकारी होनी चाहिए। एक शब्द होता है आसन, यह आसन है बैठने का स्थान, और दूसरा शब्द जो अपन पढ़ रहे हैं वो शब्द है आसन्न। इस आसन्न शब्द का निकट शब्द होता है, अर्थ होता है निकट या समीप, निकट या समीप। अब देखिए परिभाषा, आसन शब्द का अर्थ है निकट। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया के समाप्त हुए थोड़ी देर हुई है, क्रिया समाप्त हो गई है, परंतु कब हुई है? थोड़ी देर पहले ही क्रिया समाप्त हुई है। और ऐसी क्रिया जो समाप्त होती है वो काल कौन सा कहलाता है? आसन्न भूतकाल कहलाता है। देखो, इससे पहले हमने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? सामान्य। वहाँ भी क्रिया तो संपन्न हुई है, परंतु मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि थोड़ी देर पहले हुई या अधिक देर पहले, परंतु यहाँ तो मालूम पड़ रहा है कि क्रिया समाप्त हुए अभी थोड़ी देर हुई है, ठीक ना? निकट यानी भी समय, थोड़े समय पहले ही क्रिया संपन्न हुई है। और इसका बोध कराने वाला काल कौन सा होता है? आसन्न भूतकाल होता है। देखिए, हमने उदाहरण लिखा था अभी यहाँ तक, रमेश ने पत्र लिखा है, शब्द को हटा दो आप अभी 1 मिनट के लिए। लिखा तक यदि आ जाए तो ये आपका सामान्य भूतकाल है। रमेश ने पत्र लिखा, बोलो कब लिखा? कोई मालूम नहीं पड़ता, परंतु जैसे लिखा रमेश ने पत्र लिखा है, रमेश ने पत्र लिखा है शब्द जुड़ते ही ये निकट भूतकाल के अंतर्गत, आसन भूतकाल के अंतर्गत
आता है। यानी रमेश ने पत्र लिखा है, यानी थोड़ी देर पहले लिखा है। अविनाश ने गीत गाया है, अभी थोड़े समय पहले ये क्रिया संपन्न हुई है। मैं उसे भूल चुका हूँ, ये क्रिया अभी थोड़े समय पहले ही संपन्न हुई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि सामान्य भूतकाल के जो वाक्य होते हैं, कौन से सामान्य भूतकाल के जो वाक्य होते हैं, उनके साथ क्या जोड़ दिया जाए, हैं जोड़ दिया जाए। एक वचन के लिए है और बहुवचन के लिए हैं के ऊपर बिंदी आएगी, या फिर अपने खुद के लिए मैं के साथ किसका प्रयोग होता है, हूँ। यदि ये शब्द जोड़ दिए जाए तो सामान्य भूतकाल का वाक्य क्या बन जाता है, आसन्न भूतकाल बन जाता है। और यदि इनमें से मैं है और हूँ हटा दूं तो ये वाक्य किसके बन जाएंगे, सामान्य भूतकाल के बन जाएंगे। तो थोड़ी सी पहचान रखनी है अपन को, सामान्य भूतकाल के साथ हैं जोड़ने से एक वचन का, बहुवचन का, और यदि कर्ता मैं है तो साथ में हूँ जोड़ने से सामान्य भूतकाल के वाक्य किस में बदल जाते हैं, आसन्न भूतकाल में बदल जाते हैं। और अंतर क्या बताया कि सामान्य भूतकाल में मालूम नहीं पड़ता है कि क्रिया कब संपन्न हुई, थोड़ी देर पहले या अधिक देर पहले, परंतु आसन्न भूतकाल में मालूम पड़ता है कि क्रिया अभी थोड़े समय पहले ही संपन्न हुई। तो सामान्य थोड़ा सा अंतर है एक एक शब्द का। इन शब्दों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो ये दूसरा उपभेद है उसका, आसन्न भूतकाल। तीसरा उपभेद है भूतकाल का पूर्ण भूतकाल। पूर्ण यानी कि क्रिया पूर्ण हो चुकी है और समाप्त हुए बहुत देर हो चुकी है। परिभाषा क्या होगी, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया के समाप्त हुए बहुत देर हो चुकी है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब बताइए, सामान्य भूतकाल में कब संपन्न हुई कोई मालूम नहीं पड़ रहा था, आसन्न भूतकाल में मालूम पड़ा कि थोड़ी देर पहले संपन्न हुई है, और पूर्ण भूतकाल में तुमने क्या पढ़ा, क्रिया को समाप्त हुए बहुत देर हो चुकी है, ठीक ना, बहुत देर हो चुकी है, इसलिए क्रिया एकदम पूर्ण हो चुकी है और इसका नाम दे रखा है पूर्ण भूतकाल। देखिए विद्यार्थियों, उदाहरण देखिए, रमेश ने पत्र लिखा था, अविनाश ने गीत गाया था, मैं उसे भूल चुका था, पत्र लिखे गए थे। बताइए, यदि यहाँ से मैं ये था जो दे रखा है ये हटा दूं तो वाक्य कौन सा बनेगा, रमेश ने पत्र लिखा। पत्र तो लिखा, परंतु कब लिखा कोई मालूम ही नहीं पड़ रहा, थोड़ी देर पहले या अधिक देर पहले। सामान्य भूतकाल बनने ना, और सामान्य भूतकाल के साथ यदि कोई भी वाक्य जो सामान्य भूतकाल का होता है, उस सामान्य भूतकाल के वाक्य के साथ क्या जोड़ दिया जाए, था, थी, थे, था, थी, थे जोड़ दिया जाए तो वह उदाहरण किसका बन जाएगा, पूर्ण भूतकाल का बन जाएगा। और यदि सामान्य भूतकाल के साथ हैं और हूँ जोड़ दिया जाए तो आसन्न भूतकाल का उदाहरण बन जाता है। तो पूर्ण भूतकाल, क्रिया तो समाप्त हो गई और क्रिया समाप्त हुए बहुत देर हो चुकी है, वह पूर्ण भूतकाल होता है। और इसके साथ ही सामान्य भूतकाल की जो उदाहरण होते हैं उसके साथ में कौन सी सहायक क्रिया जुड़ी होती है, था, थी, थे, वहाँ पर क्या रहता है, पूर्ण भूतकाल रहते हैं। था कहाँ पे आता है, पुल्लिंग एक वचन, थी स्त्रीलिंग एक वचन, और थे बहुवचन के वाक्यों के साथ आता है। तो रमेश ने पत्र लिखा सामान्य भूतकाल, रमेश ने पत्र लिखा है आसन्न भूतकाल, और रमेश ने पत्र लिखा था पूर्ण भूतकाल। वैसे ही अविनाश ने गीत गाया सामान्य भूतकाल, अविनाश ने गीत गाया है आसन्न भूतकाल, और अविनाश ने गीत गाया था पूर्ण भूतकाल का उदाहरण। तो विद्यार्थियों, यदि सामान्य भूतकाल के साथ हम हैं जोड़ते हैं तो आसन्न भूतकाल, और था, थे, थी जोड़ते हैं तो कौन सा रहता है, पूर्ण भूतकाल रहता है। चौथा भेद देखिए, संदिग्ध भूतकाल। परिभाषा देखिए, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में उसके समाप्त होने में संदेह। क्या कहा है, क्रिया के जिस रूप से क्या मालूम पड़े कि बीते हुए समय में क्रिया समाप्त हुई या नहीं हुई, क्रिया समाप्त हुई या नहीं हुई, उसमें क्या है, संदेह प्रकट किया जाए। और जहाँ संदेह की स्थिति उत्पन्न हो वहाँ कौन सा काल रहता है, संदिग्ध भूतकाल रहता है। जैसे रमेश ने पत्र लिखा होगा, लिखा होगा फिक्स नहीं है होगा या नहीं, लिखा होगा या नहीं, लिखा होगा कह रहा है, यानी संदेह की उत्पत्ति।
अविनाश ने गीत गाया होगा, संदेह की स्थिति है। मैं उसे भूल चुका हूँगा, संदेह की स्थिति है। यहाँ पर भी क्या होता है, अंत में क्या आ रहा बताइए, वही सामान्य भूतकाल की बात करते हैं। असामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ या सामान्य भूतकाल के जो वाक्य आते हैं उसके अंत में क्या जोड़ दिया जाए, होगा, होगी, होंगे, या फिर खुद के लिए आ रहा है तो क्या लिखोगे, होगा। यदि सामान्य भूतकाल के साथ ये शब्द आ जाए, होगा, होगी, होंगे या होगा, तो वो वाक्य किस में बदल जाता है, संदिग्ध भूतकाल में बदल जाता है। अर्थात कहने का मतलब क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में क्या हो, क्रिया के समाप्त होने में संदेह प्रकट किया जाए, शक किया जाए, वहाँ पर कौन सा भूतकाल होता है, संदिग्ध भूतकाल होता है। तो ये इसका चौथा उपभेद है, संदिग्ध भूतकाल। अब पहचान भी बता दी। सामान्य भूतकाल का उदाहरण लीजिए, साथ में होगा, होगी, हैंगे या फिर होंगा शब्द आएगा। होगा किसके लिए आएगा, एक वचन पुल्लिंग, होगी एक वचन स्त्रीलिंग, होंगे बहुवचन, और होंगा अपने खुद के मैं के साथ होंगा शब्द का प्रयोग होता है। तो यह है संदिग्ध भूतकाल। अगला भेद इसका पांचवा है। संदिग्ध भूतकाल के बाद नंबर 5 पे देखिए, अपूर्ण भूतकाल। अभी पढ़ा था पूर्ण भूतकाल, क्रिया समाप्त हो गई है और क्रिया समाप्त हुए बहुत देर हो चुकी है, वो कहलाता है पूर्ण भूतकाल। परंतु पांचवा भेद इसका कौन सा है, अपूर्ण भूतकाल। परिभाषा देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि बीते हुए समय में कोई क्रिया लगातार चल रही थी। क्रिया के जिस रूप से अपन को क्या मालूम पड़े कि बीते हुए समय में क्रिया तो चल रही थी किंतु वह पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई, अर्थात वो क्रिया पूर्ण नहीं हुई। भूतकाल में क्रिया तो शुरू हो चुकी थी परंतु वो पूरी नहीं हुई है, उसे क्या कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्या कहा जाता है उनको, अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। पुनः परिभाषा सुने कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चल जाए कि बीते हुए समय में कोई क्रिया शुरू तो हो गई थी, लगातार चल रही थी, परंतु वो क्रिया क्या नहीं हुई है, पूर्ण नहीं हुई है, पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे वाक्य किसके अंतर्गत आते हैं, अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। देखिए, रमेश ने, है ना, रमेश ने शब्द हटा दो, रमेश पत्र लिख रहा था, ने शब्द हटा दीजिए, ठीक है ना। रमेश पत्र लिख रहा था, अब लिख रहा था, अभी तक उसने लिखने का कार्य पूरा नहीं किया है, इसलिए ये क्या है, अपूर्ण वाक्य है। और ये किसकी श्रेणी में आता है, अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आता है ना। अविनाश गीत गाता था, ऐसे वाक्यों में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। अविनाश गीत गाता था, ठीक है ना, या गीत गा रहा था, इसकी जगह अपन वाक्य लिख सकते हैं, अविनाश गीत गा रहा था, यानी गीत गा रहा था परंतु गीत गाने की जो क्रिया है वो पूर्ण नहीं हुई थी। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, अपूर्ण वर्तमान। लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे परंतु खेलने की क्रिया पूर्ण नहीं हुई, इसलिए इसका नाम क्या दे रखा है, अपूर्ण भूतकाल दे रखा है। क्या परिभाषा हुई कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि बीते हुए समय में क्रिया तो शुरू हुई थी परंतु वो पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई, अर्थात पूर्ण नहीं हुई। तो इसमें भी क्या देखिए, क्रिया जो है, क्रिया के साथ क्या आता है, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, और बहुवचन का है तो रहे थे शब्दों का प्रयोग होता है। जो मुख्य क्रिया आती है उनके साथ इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे रमेश पत्र लिख रहा था, उस समय तो लिख रहा था, क्रिया जारी थी परंतु बाद में वो क्रिया पूर्ण हुई नहीं, लिखने का कार्य पूर्ण नहीं हुआ, इसलिए अपूर्ण भूतकाल। अविनाश गीत गा रहा था, गीत गाने का कार्य जारी था, क्रिया जारी थी परंतु बाद में वो क्रिया पूर्ण हुई नहीं है। और तीसरा उदाहरण, लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, खेलने की क्रिया चल रही थी लगातार परंतु क्रिया संपन्न नहीं हुई, पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई, इसलिए इसका नाम क्या है, अपूर्ण भूतकाल रहेगा। तो पूर्ण भूतकाल में क्या रहता है,
क्रिया पूर्ण होती है जिसको पूर्ण हुए अधिक समय होता है, परंतु अपूर्ण भूतकाल में क्रिया शुरू तो हो चुकी थी परंतु पूर्ण नहीं हुई। और इसके लिए मैंने पहचान क्या बताई है, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे शब्द सहायक क्रिया के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अंतिम छठा इसका उपभेद, छठा उपभेद इसका है जिसका नाम है हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल की परिभाषा देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि बीते हुए समय में कोई क्रिया समाप्त होती, क्या लिखा हो देखो, बीते हुए समय में कोई क्रिया समाप्त होती परंतु किसी कारणवश समाप्त नहीं हो सकी, उसे क्या कहते हैं, हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से हम ये मालूम कर लें कि बीते हुए समय में क्रिया समाप्त हो जाती या होती परंतु किसी कारणवश वो क्रिया समाप्त नहीं हो सकी, ऐसा बोध हो वाक्य में, उसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। उदाहरण देखिए, वह पढ़ता तो उत्तीर्ण होता। देखो उत्तीर्ण होता क्रिया संपन्न क्या है, क्रिया संपन्न यानी उत्तीर्ण होना, परंतु नहीं हुआ। क्यों, कारण क्या है कि वह पढ़ा ही नहीं। वह पढ़ता तो उत्तीर्ण होता परंतु उसने पढ़ने क्रिया जो पढ़ना क्रिया की ही नहीं, इसलिए उत्तीर्ण होना क्रिया समाप्त नहीं हुई। तो देखिए एक क्रिया दूसरे के ऊपर निर्भर है। उत्तीर्ण तभी होता जब वो पढ़ता, तो क्रिया समाप्त होती परंतु किसी कारण से वो समाप्त नहीं। युद्ध होता तो गोलियां चलती। अरे भाई गोलियां कब चलती, जब युद्ध होता। अब युद्ध ही नहीं हुआ, कारण बताया तो गोलियां कहाँ से चलेगी। तो एक कारण है, ठीक है ना, किसी कारण से क्रिया क्या नहीं हो रही है, समाप्त नहीं हुई है। मैं भी पढ़ता पर समय नहीं मिला, मैं भी पढ़ता अब समय नहीं मिला, कारण क्या बताया हमने, समय नहीं मिला पढ़ने का कारण। यदि वर्षा होती तो फसल पक जाती। ध्यान देखिए, यदि वर्षा होती तो फसल पक जाती। अब बताइए फसल क्यों नहीं पकी, क्योंकि वर्षा नहीं हुई। तो ये कारण बताया गया है कि वर्षा न होने के कारण फसल नहीं पकी, तो क्रिया समाप्त नहीं हुई है। नहीं होने का कारण क्या बताया है, कोई न कोई कारण बताया गया है कि इस कारण ये क्रिया समाप्त नहीं होती। तो जब कारण बता दिया जाए क्रिया समाप्त न होने का, वहाँ पर कौन सा काल रहता है, हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये भूतकाल के क्या थे, 6 उपभेद माने गए हैं। कौन कौन से हैं, हमने 6 उपभेदों की बात की है। पहले बात की थी सामान्य भूतकाल की, फिर उसके बाद आसन भूतकाल जिसमें बताया था सामान्य भूतकाल के साथ है या हु जोड़ दिया जाए, ठीक है ना। तो इस प्रकार एक एक के बारे में हमने बातचीत की थी 6 भेदों की। तो आज अपन भूतकाल की ये 6 उपभेद तक ही पढ़ेंगे, आगे की बात अपन अगली क्लास में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पुनः धन्यवाद।